बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 बाय मेकिंग मॉडल। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया था। इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। और उसके अंदर इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो होता कैसा है। आपको पता है ना कि डीएनए एक पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। दे प्रपोज दैट द डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में 4 तरह की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। इस पिक्चर में देखें आप, इसके अंदर 2 हेलिकल्स है। हेलिकल, ये जो आपको एक स्ट्रैंड नज़र आ रहा होगा ना, इसको कहते हैं। तो डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और ये दोनों स्पाइरल हुए पड़े होते हैं, आपस में ट्विस्टेड होते हैं। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट इज इफ वन हेलिक्स कंटेन adenine, the opposite or complementary helix will contain thymine, whereas cytosine is complementary to guanine. Each helix is consist of 2 parts separate made up of deoxyribose sugar and phosphate rug made up of nitrogenous bases. इस पिक्चर को देखें, इसके अंदर 2 हेलिक्स हैं। एक हेलिक्स के अंदर क्या है? एक हेलिक्स के अंदर एक स्ट्रैंड है, और उसके साथ ये जो बाहर को निकले हुए हैं ना, इनको कहते हैं रग्स, और ये असल में नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। और ये जो बाकी हेलिक्स का एक स्ट्रैंड है, इसको अपराइट कहते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का बेसिस के अलावा स्ट्रक्चर है, यानी उसका फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये दोनों इस अपराइट के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस। उसमें से फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर इस अपराइट के अंदर आ गई, और जो बाहर निकले हुए हैं वो है नाइट्रोजिनस बेसिस। जो सामने वाला हेलिक्स है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। अब ये दोनों हेलिक्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है आपस में मैच करना, सूट करना। एक चीज़ किसी चीज़ के साथ सूट कर रही है तो हम कहते हैं कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। देखें, जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, वो आपस में बॉन्ड बनाती होती हैं। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी हम यूँ कहेंगे कि एडेनिन थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है और गुआनिन साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है। और इन बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अगर हम एक हेलिक्स ले लें और इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, जैसे ये नीचे वाला आप देखें, जिसको उन्होंने जिसके ऊपर बॉक्स भी बनाया हुआ है उन्होंने। एक हेलिक्स के अंदर है जी, गुआनिन, तो सामने वाले हेलिक्स के अंदर बेस है साइटोसिन, क्योंकि यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फिर नीचे एक के अंदर है थायमिन, तो सामने वाले स्ट्रैंड के अंदर है एडेनिन। फिर देखें, नीचे वाले में है साइटोसिन, और सामने वाले स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस है गुआनिन। तो जो जिसके साथ बॉन्ड बनाती है हमेशा उसके सामने वही होगा। इसको कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, due to which zipping and unzipping of both helix occur by making and breaking of these bonds. तो ये जो दोनों हेलिक्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। देखा ना हमने अभी कि दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए हैं, बाकी अपराइट्स तो उनकी अलग हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके ज़रिए इन हेलिक्स की जिपिंग या अनजिपिंग होती है, यानी इनके दरमियान अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, जैसे समझ लें जिप बंद हो गई है। और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो खुल जाएंगे, जैसे जिप को ओपन कर दिया हो, बिल्कुल वैसे ही। बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड, whereas the other chain runs from 3 to 5 and upward direction. ये 3 to 5 और 5 to 3 ये एक चेन को रीड करने के तरीके होते हैं। ये बातें समझ आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखने वाला पॉइंट सिर्फ ये है कि हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट होते हैं। एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 है तो दूसरा वाला 3 to 5 है। देखें, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमेशा पेंटोज शुगर के 5 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है,
और वो फॉस्फेट ग्रुप जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो हमेशा उसके कार्बन 3 के साथ बनाता होता है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप ने 2 शुगर के साथ आप समझ ले बॉन्ड बनाया होगा एक बड़ी सारी चेन में। एक उसने एक शुगर के कार्बन 3 के साथ और एक शुगर के कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो अगर हमारे पास एक लंबी सारी चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे डीएनए और आरएनए में होती है, तो ये उनको रीड करने का तरीका होता है कि हम पहले कौन सी बेस को पढ़ेंगे कि ये पहले नंबर पर आ रही है, ये दूसरे नंबर पे आ रही है, ये तीसरे नंबर पे आ रही है। तो अगर कोई चेन है 5 to 3, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इसके अंदर जो नई न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुई हैं वो कार्बन 3 के साथ अटैच हुई हैं। जैसे ये आपकी बुक के अंदर ही एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को देखें। इसके अंदर ये एक स्ट्रैंड है, इसको उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर 5 और नीचे 3। तो हम इसको ये अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर जो नई न्यूक्लियोटाइड्स है वो 3 कार्बन के साथ अटैच हुई हैं और ये 5 to 3 चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की कार्बन 3 है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रही है उसके फॉस्फेट ग्रुप के जरिए। यानी इसके नीचे वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसका अपना नहीं है, वो दूसरी वाली का समझ लें है, और इसका जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब अटैच होगा तो अपने कार्बन 3 के साथ अटैच होगा। तो हम इसको रीड कर लेंगे 3 to 5, और जो इसके सामने स्ट्रैंड है उसको देख लें, उसके नीचे लिखा हुआ है 5 और ऊपर लिखा हुआ है 3। यानी उसको हम ऐसे रीड करेंगे कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते गए हैं वो कार्बन 5 पे ऐड होते गए हैं। जैसे आप समझे कि इसमें पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है, सब न्यूक्लियोटाइड तो बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ बेसिस का फ़र्क होता है। तो हम समझ लेते हैं ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है साइटोसिन, नीचे वाला है एडिनिन, उससे नीचे वाला है ग्वानिन और उससे नीचे वाला है थायमिन। तो अगर कोई पूछे कि आप सीक्वेंस बताएं तो हम यही सीक्वेंस में बताएंगे, CAGT। हम इसको उल्टा नहीं बोलेंगे TGAC, क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 है। तो हम ये कहेंगे कि 3 to 5 की तरफ हमने जाना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड दैट इज 20 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम डिस्टेंस का यूनिट है और ये बहुत छोटे डिस्टेंस को बता रहा है। ये 20 एंगस्ट्रम एक बहुत छोटा डिस्टेंस है। 2 हेलिक्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये होता है 20 एंगस्ट्रम का। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। जब भी एक DNA ट्विस्ट होता है तो एक ट्विस्ट के अंदर टोटल 10 बेस के पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स मतलब न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के पेयर का मतलब है क्योंकि सामने भी तो एक हेलिक्स है ना, और उसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में पेयर बनाया हुआ है। यहाँ तो कम कम नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, लेकिन ज़्यादा होती है, 10 बेस पेयर्स होते हैं। वी नो नाउ दैट DNA इज़ अ हेरिडिटी मटीरियल। हमें पता है कि DNA हेरिडिटी मटीरियल है। हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जीन्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। अ जीन इज़ अ पार्ट ऑफ DNA विच हैज़ इन्फॉर्मेशन to synthesis a protein which will work as enzyme। जीन DNA का पार्ट होता है, लेकिन DNA एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल है और DNA के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी एक चीज़ की थोड़ी होती है। तो DNA के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि एक पार्ट एक ख़ास इन्फॉर्मेशन लिए हुए है, उस पार्ट को कहते होते हैं जीन। जैसे DNA के बहुत सारे पार्ट हैं, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हेयर के कलर को बता रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक जीन है हेयर कलर को बताने के लिए। उस DNA का नीचे वाला जो पार्ट है वो आइस के कलर को बता रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जीन है आई कलर को बताने के लिए। तो जीन होता है DNA का एक पार्ट, उसके पास एक ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है। विच विल वर्क एज इंजाइम का क्या मतलब है? DNA बॉडी में काम कैसे करते होते हैं? DNA इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन इंजाइम के तौर पे काम करता है, जो कि आपको पता है कि प्रोटीन ही इंजाइम होते हैं। वो इंजाइम बताता है कि कौन सा रिएक्शन हो, यानी क्या चीज़ प्रोड्यूस हो, और जो DNA ने इंफॉर्मेशन दी होती है कि हेयर कलर ब्लैक बनने चाहिए, ब्राउन बनने चाहिए, और इंजाइम जो है वो वैसा ही काम करवाता होता है रिएक्शंस के ज़रिए। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटीरियल। जीन हेरिडिटी मटीरियल का फंक्शनल यूनिट होता है। द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स। यह जीन ही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को इंस्ट्रक्शंस देता होता है, लाइक आई एंड हेयर कलर बाय प्रोड्यूसिंग इंजाइम्स, इंजाइम प्रोड्यूस करके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सेल फ्रॉम DNA टू mRNA देन टू साइटोप्लाज्म इन 2 steps फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोटीन बनाती है जो एंजाइम के तौर पे काम करेंगे। तो इस प्रोसेस को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन। इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपीड इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए। सबसे पहले जीन मतलब जो डीएनए का पार्ट है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाएगी आरएनए में, यानी बिल्कुल सेम उस डीएनए जैसा एक आरएनए बनेगा और वो सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के पास चली जाएगी। उस आरएनए को कहते हैं एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। क्योंकि देखें ना, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, अब वो तो निकल के बाहर नहीं आएगा ना सेल के अंदर और बताए सेल को कि तुम लोग ये वाले रिएक्शन करो, तो इसलिए वो अपनी सारी मालूमात पहले किसी को देता है और वो जिसको देता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर लेके जाता है और राइबोसोम्स तक लेके जाता है। राइबोसोम्स ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर, इनको भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ये उन तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है कोड की फॉर्म में। फिर अगला स्टेप होता है ट्रांसलेशन का। इन दिस स्टेप मैसेंजर आरएनए अटैच टू राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा टू अदर टाइप्स ऑफ आरएनएज। आरएनए की 2 और भी टाइप्स होती हैं, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ये मतलब बताते होते हैं कि मैसेंजर आरएनए के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी वो क्या बता रहा है कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अटैच होके प्रोटीन बनाए। ये उस चीज़ को ट्रांसलेट करते होते हैं और फिर उससे प्रोटीन बनता होता है, विच हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। यानी ये टीआरएनए और आरआरएनए ये दोनों हेल्प करते होते हैं एमआरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसको पढ़ने में, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जब रीड होती है तो उससे, क्योंकि उसी में लिखा होता है ना कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ अटैच हो और किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, फिर उससे प्रोटीन बनते होते हैं। फिर वो प्रोटीन एंजाइम के तौर पे काम करते होते हैं और फिर एंजाइम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते होते हैं और फिर उससे ही एक इंसान के कैरेक्टर बनते होते हैं। अब एक एंजाइम अगर रिएक्शन करेगा ब्लैक हेयर प्रोड्यूस करने वाला, तभी ब्लैक हेयर प्रोड्यूस होंगे ना उस इंसान में।